हेलो एवरीवन। सो हम डाटा स्ट्रक्चर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा 13 जून का पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, डीएससी का। हेलो एवरीवन। तो हम ऑलरेडी एक डाटा स्ट्रक्चर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम्स की। तो आज उसी में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर में भी आया हुआ है, जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, सबसे पहले हम उसे ओवरऑल समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने नोट्स को देखेंगे। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिकली किसी भी काम को एक स्ट्रक्चर वे में, जैसे हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करना है हमारे, जैसे हमारी शेल्फ होती है, बुक्स की शेल्फ होती है, बुक शेल्फ होती है लाइब्रेरी के अंदर। तो उस बुक्स की शेल्फ में हमारे पास मल्टीपल बुक्स की शेल्फ होती हैं लाइब्रेरी के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे हमारी डाटा स्ट्रक्चर्स की बुक होती हैं, और कंप्यूटर साइंस की सारे अलग अलग बुक्स होती हैं, सी लैंग्वेज, C++, डाटा स्ट्रक्चर, जावा, पाइथन, और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इंग्लिश। और इंग्लिश की बुक्स जैसे हमारी कॉमन होती हैं पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स के अंदर, पॉलिटेक्निक के अंदर कोर्सेज़ के अंदर इंग्लिश की हमारी बुक को सारे कोर्सेज़ की, जैसे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और DBA, इन सब में हमारी जो इंग्लिश की बुक होती है वो कॉमन होती है। तो इंग्लिश की बुक हम कॉमनली स्टोर करके रख लेते हैं कहीं, और कंप्यूटर साइंस में भी अलग अलग सब्जेक्ट की डिफरेंट ऑथर्स की बुक को अलग से हम स्टोर करके रखते हैं। बेसिकली हम उसे इजीली हमें मिल जाए वो, उसके लिए हम मैनेज करते हैं। तो बेसिक ये एक स्ट्रक्चर होता है कि ये शेल्फ का कोई हमने नाम दे दिया, इस शेल्फ के अंदर हमारी कंप्यूटर साइंस की, या फिर इस एरिया में कंप्यूटर साइंस की बुक है, रो 2 में हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की बुक्स हैं। इस तरीके से हम पोर्शन डिवाइड कर देते हैं, या फिर हमारी कोई सिविल की बुक्स हैं वो इस पोर्शन में होंगी, रो वाइज हम डिवाइड कर देते हैं। फिर रोज़ को आगे फर्दर हम डिवाइड करते हैं कि डीएसए की या फिर फर्स्ट ईयर की बुक कहाँ पे है, सेकेंड ईयर की कहाँ पे है, थर्ड ईयर की कहाँ पे है। इस तरीके से हम सारी स्ट्रीम को डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली स्टेप वाइज होता है ये कि अगर कंप्यूटर साइंस की लाइब्रेरी के अंदर बुक है, कंप्यूटर साइंस की बुक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन में हमें जाना होगा। फिर कंप्यूटर साइंस के पोर्शन में जाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे कौन से ईयर की बुक है, ये फर्स्ट ईयर की है, सेकेंड ईयर की है, या थर्ड ईयर की है। फिर हम चेक करेंगे कि फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड सेमेस्टर है। और ये हमारा स्टेप वाइज प्रोसीजर चलेगा कि पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रीम कौन सा है, फिर उसके बाद हमारा ईयर पता होना चाहिए, ईयर के बाद हमारा सेमेस्टर पता होना चाहिए कि ये तो सबसे पहला स्टेप यही परफॉर्म करेंगे, सेकंड यही करेंगे, और थर्ड भी यही करेंगे हमारा। ऐसे ही हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है, और यही चीज़ हमारी सारी जगह पे एप्लीकेबल होती है, कोई भी स्ट्रीम हो लाइब्रेरी के अंदर, कि सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में जाने के बाद हम
हमें लाइब्रेरियन से पूछना है, या फिर हमारे पास बोर्ड लगे हुए होते हैं, रोज होती हैं कि कौन से ईयर की कौन कंप्यूटर साइंस का एरिया कौन सा है, देन हमारा फर्स्ट ईयर का कौन सा है, सेकेंड ईयर का कौन सा है, सेमेस्टर वाइज कौन सा है, फिर हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑथर्स की बुक होती हैं। इस तरीके से ही हमारी होती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर में बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है कि हमें पहले लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, फिर हमें स्ट्रीम पता होनी चाहिए, फिर हमें ईयर, फिर सेमेस्टर, फिर सब्जेक्ट्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हमने चूज़ किए हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास होती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है कुछ लाइन्स ऑफ कोड का, कि हमें सबसे पहले क्या करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज की, तो सी के अंदर हम जब चाहे वेरिएबल्स नहीं बना सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमें अपने प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे, या फिर अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है तो वो भी हमें पहले ही डिक्लेयर करना होता है। जब हमें नीड है तब हम वेरिएबल नहीं बना सकते। बट कुछ लैंग्वेजेस जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जावा के अंदर और स्विफ्ट के अंदर, इन लैंग्वेजेस के अंदर हम जब चाहे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट सी में ऐसा नहीं कर सकते। सी में सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे, डिक्लेयर के साथ साथ हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, यानी कि उनको वैल्यूज भी दे सकते हैं। आफ्टर दैट हम उन्हें यूज कर सकते हैं। यूज यानी कि अपने फंक्शन में या कोड में या प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है सी के अंदर कि पहले हमें यूज करने डिक्लेयर करना होगा वेरिएबल्स को, तभी उन्हें यूज कर सकते हैं। एट द मोमेंट हमें बीच प्रोग्राम के अंदर हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते सी के अंदर। बेसिकली कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें परफॉर्म करने ही होते हैं। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में जो स्टेप होते हैं वो एक होता है हमारे पास सिलेक्शन, एक होता है रिपीटेटिव, एक होता है प्रोसीजरल, सिलेक्शन में हमारा कंट्रोल फ्लो आता है, बेसिकली कंडीशनल में क्या आते हैं हमारे इफ एल्स। अगर सिचुएशन ये होगी तो ये होगी तो ये, इफ एल्स वाले स्टेटमेंट्स आती हैं। रिपीटेटिव में आप इसको लर्न कर सकते हैं एज अ लूप, फॉर लूप, वाइल लूप की एक स्टेटमेंट हमने एक बार लिख दी और उसको हमें रिपीट करते जाना है। प्रोसीजर में हमारे पास आ जाती है फंक्शंस, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ चुके होंगे कि फंक्शन क्या होता है, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट किसी दूसरे स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देते हैं। बेसिकली एक बार हम फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और वो बार बार उसे हमको यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर का पार्ट। अब स्ट्रक्चर को बेसिकली ये तो होते हैं स्टेप्स कि हम क्या क्या यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, हम क्या क्या यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अप्रोचेज होते हैं। तो इसके दो अप्रोच होते हैं। इसके दो अप्रोच होते हैं। ये अप्रोच है इसके, ये होता है हमारा टॉप डाउन, ये होता है हमारा बॉटम अप। एक होता है टॉप डाउन, एक होता है बॉटम अप। अब टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होते हैं, इन दोनों को समझने के लिए नाम ही इनका बता रहे हैं हमें। टॉप डाउन में क्या होता है, हमारी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बड़ी प्रॉब्लम मैं कह दूं कि मुझे फिल्टर करना है डेटाबेस के अंदर। अमेज़ॉन में मैं फिल्टर की बात कर रही हूँ, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे फिल्टर करना है। उसके बाद अब फिल्टर करने में कैसे कैसे फिल्टर्स कर सकते हैं हम, कलर के बेस पे, साइज़ के बेस पे। साइज़ में भी तीन चीज़ें आती हैं, शॉर्ट, लेंथ एंड फ्लोर टच। मैं प्रोडक्ट की यहाँ पे बात कर रही हूँ। प्रोडक्ट मीन्स जैसे कि हम कोई कुर्ती खरीदते हैं तो उसमें भी तीन टाइप होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, उनकी अलग अलग फिल्टरिंग होती है। जैसे कोई न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिक्स की अलग से होगी, स्ट्रिंग की अलग से होगी।
तो फिल्टर को एक सब फिल्टर में हम डिवाइड कर देते हैं, सब फिल्टर, और कोई और भी इसका सब प्रॉब्लम हो सकता है। फर्दर हम इसके अंदर कोई और ऑप्शन हो सकता है तो उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को आगे हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं पॉसिबल है तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये भी हमारी सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना, ये हमारा टॉप डाउन का अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच मीन बेसिकली एक प्रॉब्लम को बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम में डिवाइड कर देना, एक लार्ज प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देना। जब तक वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं होती है तब तक उसे हम डिवाइड करते जाते हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें रिपीटेशन अलाउड होता है, कि हो सकता है कि सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, सेम फंक्शन हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, सेम फंक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं, तो इसमें रिपीटेशन अलाउड होती है। बॉटम अप में क्या होता है कि हम शुरुआत ही बॉटम से करते हैं। इसमें हम पहले एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, फिर उसको अलग अलग छोटे में डिवाइड करते हैं, फिर उसको छोटे में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन बॉटम अप में क्या होता है, बॉटम अप में पहले हम सबसे छोटी प्रॉब्लम को ही इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर ली, फिर हम पैरेलली हम सेम लेवल पे कर सकते हैं सॉल्व। इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये जहाँ से आई है, फिर इन दोनों प्रॉब्लम के बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देन हमारी अगर कोई और भी रही होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मेन प्रॉब्लम को सॉल्व, बेसिकली इसमें सबसे पहले छोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, इसमें रिपीटेशन नहीं होता है। अगर ये हमारा जैसे रिकर्जन को हम इसमें एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि जब एक बार हमारा एक फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन हमने कर लिया सब प्रॉब्लम का, उस अगर वो हमारा सक्सेसफुली रन हो गया, टेस्ट हो गया, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ही हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को। तो बेसिकली ये सेम काम ऊपर से नीचे की तरफ करता है, इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। टॉप डाउन में रिपीटेशन हो सकती है, इसमें रिपीटेशन नहीं हो सकती है। अब हम बात करते हैं नोड्स की। इसका मेन फंडा यही है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कि टॉप डाउन में हम क्या यूज़ करते हैं, बॉटम अप में क्या यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हमने अभी पढ़ा है उसको। तो हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट हम पिक करेंगे। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिकली सिंगल स्ट्रक्चर होता है कि हम पहले स्ट्रक्चर जैसे लाइब्रेरी का हम यहाँ से ऑप्शन लेके चलते हैं कि एक सिंगल कोई स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या होगी, हमारी लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी के अंदर एक दूसरा सिंगल स्ट्रक्चर क्या हो गया हमारा,
कि हम कंप्यूटर साइंस में जाएंगे। फिर हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, तो कोड विल एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अदर। पहले लाइब्रेरी में जाएंगे, फिर उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस की स्ट्रीम में जाएंगे, फिर उसके बाद हमारा जो सेमेस्टर, अगर हम थर्ड ईयर तो हम थर्ड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में हम फिर सेकेंड सेम में जाएंगे, सेकेंड सेम में जाने के बाद हम अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो वहाँ से ये क्या है, लाइन वाइज लाइन हम अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करें। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में भी क्या होता है कि लाइन वाइज लाइन हम एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं। डज नॉट अलाउड जंपिंग टू एनी अदर स्टेशन, इसमें क्या है, ये नहीं कर सकते कि हम लाइब्रेरी से जाने के बाद सीधा कि हम थर्ड सेम पे चले जाएं, क्योंकि हमारे बीच में क्या है और भी स्टेप्स हैं। तो सेम हम गो टू, जो हमारी लाइंस इंस्ट्रक्शन कोई ब्रेक कर दे, हमारे लूप कोई फंक्शन को ब्रेक कर दे, वो चीज़ें हम नहीं यूज़ करते। जैसे माइक्रो प्रोसेसर में हम गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं। तो वो क्योंकि ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, यहाँ पे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी बोल सकते हैं, इससे हम प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम गो टू स्टेटमेंट जंप नहीं कर सकते बेसिकली। तो ये क्या नहीं अलाउ करता है, जंपिंग, जैसे गो टू के थ्रू हम करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर। इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड इन अ सीरियल एंड स्ट्रक्चर मैनर, कि सीरियल में मतलब पहले लाइब्रेरी जाना है, फिर कंप्यूटर साइंस मतलब एक के बाद एक टाइम पे एक होगा, दूसरे टाइम पे दूसरी होगी, तो एक के बाद एक जाएंगे और स्ट्रक्चर, उसका एक स्ट्रक्चर होगा कि ये करेंगे तो यही होगा, ये करेंगे तो ये होगा। लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होते हैं, हमारी चार तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है सीक्वेंशियल, सीक्वेंस में मतलब एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है। कंडीशनल, इफ, एल्स और कंट्रोल फ्लो में जितने भी स्टेटमेंट्स आती हैं, एल्स, इफ, वो सब का हमारा कंडीशनल में आ जाता है। इसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं कि अगर कंडीशन ये हुई तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ये नहीं हुई तो एल्स। एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे, सिंगल इफ से भी हमारा काम होता है, इफ, एल्स इफ, इफ एल्सिफ, एल्सिफ, एल्सिफ भी हो सकता है। तो बहुत सारी कंडीशंस के बेस पे होता है कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो कंडीशनल में कुछ देन आता है हमारे पास रिपीटेशन में, हमने बात की थी कि लूपिंग में हमारी रिपीटेशन होती है कि एक स्टेटमेंट हमें 5 बार एग्जीक्यूट करनी है, 10 बार करनी है, 20 बार करनी है। तो यहाँ पे लूपिंग वाला प्रोसीजर्स को ही हम फंक्शंस बोलते हैं कि इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो हमारी एग्जीक्यूट होती है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी स्टेटमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहली है कंडीशनल। कंडीशनल को हम सिलेक्शन भी बोलते हैं, कंडीशन रखते हैं या फिर सिलेक्ट करो ये बोल देते हैं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द कंडीशन, किसी कंडीशन के बेस पर एग्जीक्यूट होती है। कोई कंडीशन हमने दी, अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है, अगर वो फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद हम एग्जिट कर जाते हैं। देन हमारे पास आती है रिपीटेटिव। रिपीटेटिव में क्या होता है कि एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं कि जब तक कोई कंडीशन दी, ये भी एक तरीके की कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशन दी हुई होती है। इट रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट वाइल सर्टेन कंडीशन आर मेट, जब तक एक सिचुएशन वो हमें मिल नहीं जाती तब तक हम रिपीट करते रहते हैं। तो ये हम एज अ वाइल लूप ले सकते हैं। यहाँ पे वाइल लूप और की कंडीशन होती है जब उस तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जब तक वो लूप से एग्जिट, ये बेसिकली एग्जिट स्टेटमेंट होती है कि जैसे ये स्टेटमेंट आएगी हम एग्जिट कर देंगे लूप से। तो जब भी फॉर लूप होता है ना कि i लेस 0 से स्टार्ट हो, लेस देन 10 तक चलना चाहिए, तो लेस देन 10 जब तक नहीं आता ये रिपीट करता रहता है, उसके बाद हम एग्जिट कर जाते हैं अगर कंडीशन हमारी मैच नहीं हो पाती है तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल। उसके बाद प्रोसीजरल आता है हमारे पास। प्रोसीजरल आता है। प्रोसीजर में क्या करता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं,
जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होती है। फंक्शंस में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क हम परफॉर्म करते हैं और उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी होती है, लेकिन बेसिकली एक फंक्शन एक सिंगल फंक्शन होता है। तो उस फंक्शन क्या करता है, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट को रिप्लेस कर देता है। तो यही बता रहे प्रोसीजरल में हमारे एक प्रोसीजर होता है और वो दूसरे प्रोसीजर को हमारा रिप्लेस कर सकता है। अब हम एडवांटेज बता देते हैं किसका, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का। तो ये इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड होती है, यूजर फ्रेंडली होती है, इजी टू मेंटेन होती है और इजी टू डीबग भी होती है। डीबग करना इजी होता है, मेंटेन करना इजी होता है। मेंटेन मतलब एरर्स को फाइंड आउट करना, रिमूव करना। लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एरर को फाइंड करना एंड रिमूव करना, ये आसान होता है। तो ये एडवांटेज है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। बेसिकली अब हम इसके अप्रोचेस के बारे में जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, बात करते हैं कि टॉप डाउन होता है, बॉटम अप होता है। एक लार्ज प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, सेम उसमें भी होता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम का जो डिवीजन है वो ऊपर से स्टार्ट होता है और बॉटम अप में हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा नोट्स की फॉर्म में पढ़ लेते हैं एक बार। व्हाट इज बॉटम अप्रोच? बॉटम अप अप्रोच is one in which the smaller problem are solved, then these solved problem are integrated to find the solution to a bigger problem। तो बॉटम अप में क्या होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहले इनका सॉल्यूशन निकलता है, फिर इस सॉल्यूशन के बेस पर हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं और जो सबसे लार्जर प्रॉब्लम होती है वो लास्ट में सॉल्व होती है। तो ये नीचे से सॉल्व होना शुरू होता है और टॉप तक जाता है। देयरफॉर इट इज यूज कंपोजिशन अप्रोच। कंपोज करते हैं, जैसे मर्ज शॉर्ट में होता है ना कि पहले तो हम डिवाइड कर देते हैं, तो वो डिवीजन वाला तो टॉप डाउन हो गया कि पहले उसको मर्ज शॉर्ट में क्या करते हैं, एक बड़े एरे को छोटे में डिवाइड करते हैं, सिंगल सिंगल हो जाता है, तो फिर उसको मर्ज करते शुरू चलते हैं। जो मर्ज शॉर्ट के अंदर जो मर्जिंग का है कि जब उसको शॉर्ट कर रहे होते हैं तो वो अप्रोच होता है बॉटम, और जब उसको डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है हमारा टॉप डाउन। इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट मॉड्यूल। तो इसमें क्या होता है, इन मॉड्यूल्स के बीच में कम्युनिकेशन होती है और रिपीटेशन नहीं होता। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी किसी ने सॉल्व कर ली है तो वो दूसरा वाला भी जो पहले ने सॉल्व किया था उसको यूज़ करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये यूज़ होता है, जैसे C++ और जावा। जो बॉटम अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, टॉप डाउन हमारा C++ में जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। एंड पाइथन में भी होता है। डाटा एनकैप्सुलेशन एंड डाटा हाइडिंग ऑल्सो इम्प्लीमेंट इन दिस अप्रोच। तो जो बॉटम अप है उसमें डाटा को हम हाइड भी करते हैं और एनकैप्सुलेट करते हैं। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, रैपिंग ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। जैसे कि क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, हमने बोल दिया क्लास स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट में क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं। तो एनकैप्सुलेशन होता है बेसिकली किसी एक चीज़ का नाम हम दे रहे हैं और उससे मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर डिक्लेयर है, तो वो जो मल्टीपल इंटरनल चीज़ें उसकी क्लास की तो हिडन होती है, एनकैप्सुलेशन होता है। डाटा हाइडिंग होती है, बेसिकली हम डाटा को अपना हाइड करके रखते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं, जब हम प्रोग्राम कैसे कंपाइल हुआ तो इंटरनल डिटेल हमें नहीं पता है कि जब हमने F9 प्रेस किया तो सीधा रिजल्ट मिल गया, और इंटरनली उसने कैसे कैलकुलेट किया वो हमें नहीं पता है, तो बेसिकली होता है हाइडिंग। और बॉटम अप्रोच हम टेस्टिंग में यूज करते हैं ज़्यादातर। कहाँ पे यूज होता है बॉटम अप? टेस्टिंग के अंदर। तो ये था हमारा बॉटम अप। अब हम टॉप डाउन की बात करते हैं। बॉटम अप कहाँ पे यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। और टॉप डाउन कहाँ पे यूज करते हैं? प्रोसीजरल्स में।
हम दूसरा इंपोर्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। ये हमारा लास्ट है। टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या आता है कि इसमें हम एक बिगर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्ट्स में, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इट इज यूज इन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, किसी एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना ही डीकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। डीकम्पोजिशन बेसिकली हम आजकल ऑफिस में यूज करते हैं कि कोई काम हमें मिलता है तो हमें ये बताना होता है स्टेप्स में इसको हम करेंगे कैसे कि पहले ये करेंगे, फिर इसका ये फंक्शन यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसके लिए ये एल्गोरिथम लिखेंगे, तो वो होता है डीकम्पोजिशन टास्क। तो वही हमारा टॉप डाउन अप्रोच भी यूज करता है। ये अप्रोच हम कहाँ पे यूज करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में, जैसे सी, कोबोल, फॉर्टन। तो ये कौन सी है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, टॉप डाउन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, सी++ जावा एंड पाइथन, और वहाँ पे क्या यूज होता है, बॉटम अप अप्रोच यूज होता है। The drawback of using top-down approach is that it may have redundancy since every part of code is developed separately। क्योंकि हर छोटे छोटे जितने भी हमने प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया है, ये अलग अलग इम्प्लीमेंट होती हैं। ये सारे अलग अलग इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो कोड हमने यहीं लिखा है वो सेम कोड यहाँ पे भी हो, तो इससे डुप्लीकेसी आ जाती है। तो यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, डुप्लीकेसी होती है। C++ हमारे पास, सी में हमारे पास डुप्लीकेसी होती है। और इसमें मॉड्यूल्स के बीच में ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होते हैं। इसके बीच में इंटरेक्शन कम होगा तभी हमारी डुप्लीकेसी होती है, क्योंकि दोनों की बातचीत ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा ना डुप्लीकेट कोड है या नहीं है। The implementation of algorithm use top-down approach depend upon the programming language and platform। तो जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हम टॉप डाउन अप्रोच की, वो हमारी लैंग्वेज पर डिपेंड करती है, क्योंकि सी एक प्रोसीजर लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हम टॉप डाउन यूज़ करेंगे। हम C++ यूज़ कर रहे हैं तो हम बॉटम अप यूज़ करेंगे, जावा यूज़ कर रहे हैं तो बॉटम अप अप्रोच यूज़ करेंगे। तो ये हमारे लैंग्वेज पर डिपेंड है कि हमें कौन सी लैंग्वेज में कौन सा यूज़ करना चाहिए। अब कुछ डिफरेंसेस हम देखेंगे यहाँ पे। टॉप डाउन एंड बॉटम अप। तो सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है, टॉप डाउन में कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बॉटम अप में क्या होता है, हम छोटे छोटे पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, तब हम एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं बॉटम अप में। ये हमारी जो यूज होती है सी में, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टॉप डाउन यूज होता है, जैसे सी, कोबोल, फॉर्टन, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में यूज होता है बॉटम अप, C++, जावा, पाइथन। इट इज जनरली यूज्ड विद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मॉड्यूल एंड डीबगिंग। तो ये डॉक्यूमेंटेशन जब हम अपने इम्प्लीमेंटेशन कर दी होती है, उसके बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, और डीबगिंग करते हैं, कोड की एरर्स को फिक्स करते हैं मेंटेनेंस के टाइम पे, वहाँ पे हमारा टॉप डाउन अप्रोच यूज होता है। और बॉटम अप अप्रोच यूज कहाँ होता है, टेस्टिंग में, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं। आपको जब हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले तो हम डेफिनेशन, प्रॉब्लम की डेफिनेशन देते हैं। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। थर्ड नंबर पे बेसिकली एल्गोरिथम लिखते हैं। सेकंड नंबर पे होता है हमारा डिज़ाइन करते हैं। फिर हम उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट करते हैं।
फिर जब फ्लो चार्ट हम उसको कर देते हैं तो हम इसको कोड करते हैं। कोडिंग के बाद हम क्या करते हैं, जब कोडिंग हो गई तो हम चेक करते हैं एरर्स तो नहीं है, तो उसको हम मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, डीबगिंग, ये सारे काम डीबग करते हैं। और 6th फेज में जब हमारा सारा हो गया तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो ये फेजेस हमने पढ़े थे। तो ये लास्ट फेज में टेस्टिंग के अंदर यूज होता है बॉटम अप, और ये होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर। तो टॉप डाउन में हमने क्या क्या बात की थी कि जब हमारे स्मॉलर में डिवाइड हो जाते हैं तो इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम होता है या होता नहीं है। तो नॉट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, इसमें रिक्वायर होता है क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता है कोड का, एक दूसरे मॉड्यूल्स के कोड को हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो ये क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है मॉड्यूल्स के बीच में। इट कंटेन्स रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें डुप्लीकेट कोड हो सकता है क्योंकि मॉड्यूल्स एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो डुप्लीकेट कोड हो सकता है। इट डज नॉट कंटेन रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन, डुप्लीकेसी हो सकती है क्योंकि एक दूसरे फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन अप्रोच यूज्ड हियर, तो टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्यूशन बताना होता है। सेम हमारा डिकम्पोजिशन ये काम है, जब हम अपनी काम को डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एक डिकम्पोजिशन अप्रोच फॉलो होती है जिसमें टॉप डाउन को हम यूज़ करते हैं। कंपोजिशन अप्रोच इज यूज्ड हियर, तो वहाँ डीकॉम करते हैं कि टास्क डिवाइड करना, कंपोजिशन मतलब अलग अलग टास्क को इकट्ठे करना, जो कि मर्ज शॉर्ट में है। मर्ज शॉर्ट में जो डिवाइड करने का काम है, जब तक हमारा एक एक एलिमेंट नहीं रह जाता वो टॉप डाउन अप्रोच होता है। जब हम उसको मर्ज करते हैं वापस शॉर्ट करके वो कंपोजिशन होता है कि हम कंपोज करते हैं। लास्ट में द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द डाटा एनकैप्सुलेशन ऑन हाइडिंग। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है टॉप डाउन की, ये होगा या नहीं होगा ये किस पर डिपेंड करता है, लैंग्वेज पे। अगर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, सी लैंग्वेज है, तो हमारी टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होती है, और अगर हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो नहीं होती, बॉटम अप होती है। और बॉटम अप अप्रोच में हम डाटा की एनकैप्सुलेशन और हाइडिंग करते हैं, जैसे C++ में और जावा में करते हैं, तो हम हाइड करते हैं इसके अंदर। ये हो गया हमारा टॉप डाउन एंड बॉटम अप। इसको हम यहां से करते हैं क्लोज। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया बेसिकली मेन जो हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो होती है वो हमारी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं। किसको, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है। फिर इसका हमने अप्रोच पढ़ा था। अप्रोच हमारे दो टाइप के होते हैं, टॉप डाउन और दूसरा होता है हमारा बॉटम अप। टॉप डाउन हमारा कहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस में। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं, सी, फोर्टन, कोबोल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसमें क्या हो सकता है, डुप्लीकेट कोड हो सकता है, क्योंकि रिडंडेंट जिसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट कोड हो सकता है।
क्योंकि इसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं जिनको सब प्रॉब्लम्स होती हैं, मॉड्यूल डज नॉट रिक्वायर कम्युनिकेशन, तो इसके जो मॉड्यूल्स होते हैं इसमें कम्युनिकेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है मॉड्यूल के बीच में। तो ये था हमारा टॉप डाउन। अब हम बात करते हैं बॉटम अप की। और एक चीज और, ये डीकम्पोजिशन में यूज होता है। डीकम्पोजिशन में बॉटम अप कहाँ पे यूज होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जो कि कौन सी होती हैं? C++, जावा, पाइथन, स्विफ्ट भी आती है इसके अंदर। इसमें हम क्या करते हैं? सिंगल छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देन एक लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले ये सॉल्व होगी, सॉल्व फर्स्ट। ये एक मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट भी करते हैं। कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, और अगर कम्युनिकेशन होता है तो इट मीन्स डज नॉट हैव, क्या नहीं होता है? रिडंडेंट कोड, रिडंडेंसी नहीं होती है, या फिर हम कह दें कि डुप्लीकेसी नहीं होती है। डुप्लीकेसी नहीं होती है। और ये हम कहाँ पे फॉलो करते हैं? कंपोजिशन में। कंपोजिशन का मतलब ही क्या है? एक दूसरे के कोड को यूज करना, कॉल करना। अब यहाँ पे हमारे दो काम और होते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम डेटा को एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं? डेटा हाइडिंग भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। डेटा हाइडिंग एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। तो ये था हमारा बॉटम अप अप्रोच। इसमें हमने क्या मिस किया है? कुछ मिस नहीं किया। तो ये हमारा एक शॉर्ट में हमने पढ़ लिया कि क्या होता है टॉप डाउन अप्रोच, क्या होता है बॉटम अप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक चीज और, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ टॉप डाउन और बॉटम अप का, अगर एडवांटेज कोई पूछ ले तो टॉप डाउन को हम कहाँ पे यूज करते हैं? डीकम्पोजिशन में। टॉप डाउन का डिसएडवांटेजेस क्या है? कि ये डुप्लीकेट कोड होता है, उसमें डुप्लीकेसी होती है। और बॉटम अप का अगर हम पूछे तो बॉटम अप में क्या होता है? एडवांटेज क्या होता है? डुप्लीकेसी नहीं होती है, हमें बहुत ज़्यादा बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करना पड़ता, डुप्लीकेसी नहीं होती है। तो ये था हमारा टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक था हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल। कंडीशंस की बात आ जाती है, इफ एल्स की बात आती है, इफ एल्स। दूसरा हमने पढ़ा था रिपीटेटिव। रिपीटेटिव मतलब एक चीज को बार बार लिखना, यानी कि लूप्स, फॉर लूप, डू लूप, व्हाइल लूप। तीसरा था हमारा प्रोसीजर्स, जिसमें हम फंक्शंस की बात करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, जो एक प्रोसीजर को और दूसरे में हम पास भी कर सकते हैं। एक और था हमारा, क्या था वो? एक बार चेक कर लेते हैं, नाम भूल गई हूं मैं यहाँ पे। सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल में एक के बाद एक एक्सेस करते हैं। तो चौथा कौन सा था हमारा?
यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट। तो फोर्थ, ये फर्स्ट था बेसिकली, फर्स्ट था सिक्वेंशियल, एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। ये हमारा फोर्थ था। सिक्वेंशियल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी, फिर चौथी होगी। इफ एल्स में इफ कंडीशन दिस एल्स। लूप्स में फॉर लूप i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, और प्रिंट करता जाओ i को। तो ये लूप्स में हो गया। फंक्शंस में क्या हो गया, एक वॉइड या इंट मैंने लिखा, प्रिंट फंक्शन, और इसमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लिख दी। तो ये हमारा, तो ये सारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के स्टेप होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये जो क्वेश्चन है हमारा किस किस तरीके से आया हुआ है एग्जाम के अंदर, शॉर्ट नोट में आया हुआ है। शॉर्ट नोट किस पे करना है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। इसमें हमें क्या लिखने हैं, 4 स्टेप्स लिखने हैं जो हमने अभी बात की है, सीक्वेंशियल, कंडीशनल या फिर सिलेक्शन, और रिपीटेटिव और प्रोसीजर। इन सारे के बारे में फ्लो चार्ट के साथ बताना है। दूसरा क्वेश्चन जो अलग से आया कि शॉर्ट नोट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पे लिखो और शॉर्ट नोट टॉप डाउन पे लिखो। तो फिर हमें यहाँ पे टॉप डाउन के बारे में बताना, और इसके अंदर भी हम अप्रोचेस भी बता सकते हैं एक एक लाइन के अंदर। अप्रोच में टॉप डाउन और बॉटम अप, शीट के अकॉर्डिंग हमारी कि कितना हमें फिल करना है। तो उस पर पहले हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या होती है वो बताएंगे, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसके इंटरनल स्टेप्स। टॉप डाउन में हमें सिर्फ स्ट्रक्चर टॉप डाउन के बारे में ही बताना है, बॉटम अप के बारे में नहीं बताना है। तो अलग से हमें ये भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट ऑन 4 मार्क्स का बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप हमारा कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज होता है। शॉर्ट नोट स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में यूज होता है, सी, कोबोल या C++, जावा। तो हम इन लैंग्वेजेस के बारे में भी डिटेल में यहाँ पे बता सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट ईयर में जो हमें पूछा गया था, तो आज हमने ये भी कवर कर लिया अच्छे से। थैंक यू सो मच।